हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1986 में आई कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी क्रॉल स्पेस का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं डेविड श्मॉलर, जो और भी कल्ट हॉरर मूवीज बना चुके हैं जैसे टूरिस्ट ट्रैप और पपेट मास्टर। पर ये मूवी इनफेमस है इसके सेट पर हुए झगड़ों की वजह से। जान से मारने की सुपारी देने पे बात पहुंच गई थी। वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कुछ अनसुने फैक्ट्स के साथ, आखिर तक बने रहना, मजा आएगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में जिसका मालिक है डॉक्टर कार्ल गंथर, एक नाजी डॉक्टर का बेटा जिसके अंदर अपने फादर वाले ट्रेड्स मौजूद हैं। रात में उसे ढूंढते हुए उसकी किराएदार शैरी ऊपर एटिक में पहुंच जाती है, जहां पे गंथर ने बहुत सारा सामान स्टोर करके रखा हुआ था, जैसे कई सारे चूहे, एक बिल्ली और एक जिंदा लड़की मार्था, जिसे देखकर शैरी दंग रह गई क्योंकि वो इतने टाइम से इस बिल्डिंग में रह रही है। पर गंथर ऐसा है इस बात की भनक उसे आज तक नहीं लगी। बिल्डिंग के अंदर ही उसने एक लड़की को केज में बंद करके रखा है जो कि बोल भी नहीं सकती क्योंकि गंथर ने उसकी जीभ काट कर निकाल दी है। ये बात गंथर ने खुदा के बताई। शैरी उससे कोई बात कर पाती उससे पहले ही उसने एक बटन दबाकर मैकेनिकल चाकू शैरी के दिल के आर पार करके उसे मार डाला। यह है गंथर का तरीका। शैरी को मारने के बाद उसने अपना नाम लिखी हुई गोली पे अपना खून लगाया, फिर गोली को रिवॉल्वर में डाल के घुमा दिया। इसके बाद गन अपनी कनपटी पे लगाकर ट्रिगर दबाया पर गोली नहीं चली, यानी उसने मौत को मौका दिया था कि चाहे तो मुझे ले जा, पर मौत नहीं आई, इसलिए अब वो खुद मौत बांटेगा। हर एक जान लेने के बाद वो ऐसा ही करता है और आज तक गोली चली ही नहीं। गंथर पूरा साइकोपैथ है। इसका डैड नाजी डॉक्टर था जो ज्यूस के ऊपर भयानक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किया करता था, फिर उन्हें मार देता था मर्सी किलिंग के नाम पर, यानी उनकी सफरिंग खत्म करने के नाम पर, जबकि सफरिंग पैदा वही करता था। बाप जब पकड़ा गया तो उसे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम करने के जुर्म में सरेआम मार दिया गया, लेकिन बाप के बाद ये लेजिटिमेट काम मिल गया बेटे को। गंथर भी एक डॉक्टर बना जो कि पेशेंट्स की मर्सी किलिंग किया करता था, यानी सफरिंग एंड किया करता था लीगली। ऐसा करते करते जान लेने का उसका नशा बन गया। अब रिटायर हो चुका है लेकिन नशा नहीं छोड़ पाया। जान अब भी ले रहा है ताकि अलाइव फील करता रहे। हालांकि मार्था डेली इससे गुजारिश करती है कि मुझे मार दे, पर उसे नहीं मारता क्योंकि इसे कोई चाहिए भी तो जो इसकी बात सुने, वरना ये पागल हो जाएगा। शैरी को मार दिया तो कमरा खाली हो गया, इसलिए उसने पेपर में ऐड डाल दी कि किराए पर कमरा खाली है। ऐड देखकर एक आदमी कमरा देखने आया तो गंथर ने उसे भगा दिया ये बोलकर कि कोई कमरा खाली नहीं है। लेकिन उसके एकदम बाद लोरी नाम की लड़की आई तो उसे फटाफट कमरा दिखाने चला गया, क्योंकि यही तो बात है, वो सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही कमरा देता है। अभी उसके नीचे वाले रूम में रह रही है सोफी और ऊपर वाले रूम में दो सहेलियां हैं, जेसिका और हैरियट। अब शैरी की कमी पूरी करेगी लोरी। गंथर उसे बताता है कि जो पिछली किराएदार थी वो बिना किराया दिए भाग गई, जबकि हुआ कुछ और ही था। लोरी को कमरा दिखाते हुए वो अपना हाथ जलाकर प्लेजर भी ले रहा था। कुछ ऐसी सन की हरकतें वो करता रहता है। लोरी बता देती है कि वो रूम लेने के लिए तैयार है, और वो ये भी बताती है कि पहले जहाँ पे वो रहा करती थी वहाँ पे उसे ऐसा लगता था जैसे उसका पड़ोसी वैम्पायर है। वो हो ना हो, पर अब तो सच में मिल गया। सिर्फ लड़कियों को रूम देने का रीजन ये है कि गंथर 24 घंटे लड़कियों को निहारता है। एयर वेंटिंग सिस्टम का जो क्रॉल स्पेस है उसके जरिए हर एक रूम में ताक झांक करता रहता है, यानी प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है इस बिल्डिंग में। पर लड़कियां ये बात नहीं जानती। उन्हें लगता है कि गंथर तो बड़ा स्वीट है। खैर, रात में गंथर सोफी के रूम में झांक रहा था और उसी टाइम एक आदमी विंडो से झांक रहा था। गंथर सोच में पड़ गया कि भला मेरे से बड़ा झांकू कहां से आ गया, पर बाद में पता चला कि वो तो सोफी का बॉयफ्रेंड हैंक था, जो अब चोरी छुपे रात में उसके रूम में भी आने लगा है, यानी कि इसका इंतजाम करना पड़ेगा। लोरी भी रूम में शिफ्ट हो चुकी थी तो उसके वेलकम के लिए बाकी तीनों लड़कियों ने पार्टी रखी जिसमें वो सब एंजॉय कर रही थी, और गंथर भी एंजॉय कर ही रहा था उन्हें बराबर देखकर। बस दिक्कत यह है कि वो सिर्फ देखता नहीं है, उसे खुजली मचती रहती है लड़कियों को परेशान करने की। इसके लिए उसने पूरे घर में कई सारे पैंतरे फिट कर रखे हैं जिन्हें वो बस बटन से ही कंट्रोल कर लेता है। अब भी उसे खुजली मची तो बटन दबा के उसने दीवार में से चूहा निकाल दिया, जिसे देखते ही पूरी पार्टी वहीं पे खत्म हो गई। इन सब चीजों में गंथर को मजा आता है। इसके अलावा जब किसी को ज्यादा परेशान करना हो तब वो क्रॉल स्पेस में लेटकर मेटल पे चाकू टैप करता रहता है, जिससे एक अजीब सी कांस्टेंट आवाज निकलती है जिसे सुनते सुनते कोई भी परेशान हो जाए। जैसे आज रात हो रही है लोरी। पहली रात में उसे परेशान करके प्लेजर ढूंढ रहा
है। आखिर में तंग आकर वो गंथर के पास ही पहुंच गई कंप्लेन करने कि मेरे रूम में से अजीब सी आवाज आ रही है। गंथर बोला चूहा होगा, मैं कर दूंगा इलाज। अब क्या तुम मेरे रूम में आना चाहोगी? लोरी बोली नहीं। तो उसने फिर एक बार पूछा और लोरी ने फिर मना कर दिया। यहाँ तो बात बनी नहीं, इसलिए अगली रात वो झांकने लगा फिर से सोफी के रूम में, और इस बार विंडो से, क्योंकि उसे हैंक का इंतजार था। जैसे ही हैंक आया उसने चाकू से हैंक को चीर डाला, फिर ऊपर ले जाकर उसके बॉडी पार्ट सारे अलग कर दिए। इसके बाद जो होता था वही हुआ। रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाया पर अब भी मौत नहीं आई। इस बार तो 2 बार दबा दिया फिर भी नहीं, मतलब कि किलिंग्स अभी जारी रहेंगी। अगले दिन गंथर से मिलने आया जोसेफ स्टाइनर, जो कि 3 साल से गंथर की तलाश में था, क्योंकि जब 5 साल गंथर हॉस्पिटल का चीफ था तब इसके अंडर 67 लोगों की जान गई थी, जिनमें से एक जोसेफ का भाई भी था। बस उसी का इंसाफ चाहिए, पर गंथर का कहना है कि मैं हर किसी को नहीं बचा सकता, जबकि जोसेफ उसकी पूरी हिस्ट्री जानता है। जोसेफ के पास उसके बाप की भी फोटो है और गंथर के बचपन की भी फोटो है हिटलर यूथ यूनिफॉर्म में। इस मुलाकात से गंथर का दिमाग खराब होने लगा, इसलिए उसने बड़े प्यार से जोसेफ को जाने के लिए बोल दिया, पर उसे पता है कि जोसेफ दोबारा आएगा और दोबारा वो इसके लिए तैयार रहेगा। दिन में वो लोरी के ऊपर नजर रख रहा था अपने चूहे के साथ, और देखते देखते उसने कब चूहे को निचोड़ दिया पता ही नहीं चला। रात में जेसिका अपने साथ एल्फ्रेड नाम के आदमी को लेकर आई थी। उनकी रात लंबी होने वाली थी, पर जलनखोर गंथर ने डिसाइड कर लिया था कि वो बहुत छोटी कर देगा। फिर से चाकू टैप करके उन्हें आकर्षित करने लगा, पर तभी उसे कुछ आवाज आई। जाके देखा तो पाया कि उसकी बिल्ली उसी के बनाए हुए ट्रैप में कटकर मर चुकी थी। अब इसकी कीमत एल्फ्रेड चुकाएगा। आवाज से परेशान होकर वो वापस जा ही रहा था कि तभी गंथर ने फिर से आवाज करके उसे अपनी तरफ खींचा, फिर उसके भी टुकड़े करके स्टोर कर लिए। अगली सुबह लोरी नहाने की तैयारी कर रही थी तो गंथर उसे फिर से परेशान करने लगा, और इस बार लोरी ने सोचा कि वेंट के अंदर झांक के देखना चाहिए, पर जैसे ही वो पास आई गंथर ने चूहे को आगे कर दिया, जिस वजह से लोरी को पीछे हटना ही पड़ा। फिर दिन में गंथर जोसेफ के आने की तैयारी में लग गया। उसने चेयर में एक बड़ा सा तीर फिट कर दिया और बटन भी साथ में ही था। जैसे ही जोसेफ आकर चेयर पे बैठेगा, तीर ऐसी जगह घुसेगा कि बिना उठे ही वो उठ जाएगा। शाम तक जोसेफ आ भी गया, पर गंथर के पास जाने के बजाय वो गया लोरी के पास, उसे सावधान करने और थोड़ी जानकारी निकलवाने। इस बीच गंथर भी जल्दी से सरक सरक के उन पे नजर रखने पहुंच गया, और जब उसे पता चला कि जोसेफ उसका भांडा फोड़ने वाला है तो उसने पॉइजन डार्ट तैयार कर लिया जोसेफ को मारने के लिए। लेकिन मार पाता उससे पहले लोरी ने ही जोसेफ को बाहर निकाल दिया। वहां से धक्के खाने के बाद वो चला ही जाता अगर गंथर आवाज करके उसे ऊपर ना खींचता तो। जोसेफ ऊपर रूम में जाकर उसी चेयर पे बैठ गया जिसमें तीर था, और उसका हाथ लगते ही तीर चल गया, जिसके बाद खेल खत्म। उसे मारने के बाद गंथर ने फिर एक बार अपने सर पे रिवॉल्वर तानी, पर 3 बार ट्रिगर दबाने के बावजूद भी गोली नहीं चली। अब तक गंथर पूरी तरह अपनी नाजी रूट्स पर जा चुका था, और हिटलर की वीडियो देखने के बाद उसने मन बना लिया कि आज पूरी बिल्डिंग खाली होगी, सारी लड़कियां मरेंगी। उसके अंदर अपने बाप वाला गॉड कॉम्प्लेक्स आ गया कि मौत भी मेरे हाथ में है और जीवन भी, अब जो चाहूंगा वो करूंगा। रात को लोरी अपने रूम में वापस लौटी तो उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी, और इस बार आ रही थी फ्रिज में से। उसने फ्रिज खोल के देखा तो पाया कि अंदर चूहे भरे पड़े थे और आवाज आ रही थी एक पेंडुलम में से। हैरान होकर लोरी बाहर जाने लगी, तभी गंथर ने उसके पास फोन करके बताया कि अपने बाथटब में देखो कौन नहा रहा है। वो देखने गई तो देखते ही सुन हो गई। बाथटब में जोसेफ की लाश पड़ी थी, जिसके माथे पर नाजिस वाला हुक्ड क्रॉस बना हुआ था खाल चीर कर, और एक नाजी बोट भी तैर रही थी पानी में। लोरी ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गंथर ने बिल्डिंग पूरी सील कर दी थी। इसलिए लोरी पहुंची सोफी के रूम में, जहां पे सोफी आराम से पियानो बजा रही थी, पर जब पास जाकर देखा तो पता चला कि सोफी भी मर चुकी है। नट बोल्ट फिट करके उसे बैठा रखा था ताकि लोरी को चकमा दिया जा सके। असल में पियानो वाली टेप प्ले हो रही थी, और गंथर तो चाकू से आवाज करते हुए उसका पीछा कर ही रहा था। वहां से निकली तो उसे हैरियट की लाश मिल गई। फिर वो बिना रुके सीधा एटिक में पहुंची, जहां पे उसे मिली मार्था। वो भी जिंदा थी और उसके केज की चाबी ऊपर ही लटकी हुई थी, तो फटाफट लोरी ने उसे फ्री कर दिया। इतने में गंथर भी ऊपर आ चुका था, इसलिए लोरी को छुपने की जरूरत थी, और छुपने के लिए उसे मिल गया क्रॉल स्पेस। लेकिन उसे पता था कि गंथर ने कोई ना कोई तिगड़म लड़ा रखी होगी, इसलिए सीधा अंदर कूदने से पहले उसने जूता अंदर करके देखा, और जैसी उसे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। नीचे करते ही जूता कट गया। गंथर ने ट्रैप लगा रखा था जिसे लोरी ने फेल कर दिया। फिर वो क्रॉल स्पेस के अंदर कूद गई तो गंथर ने उसके पीछे चूहे छोड़ दिए लाल आंखों वाले। उनसे बचने के लिए वो रेंगती रही, और रेंगते रेंगते घूम फिर कर क्रॉल स्पेस से बाहर निकल आई फिर से एटिक में, और इस बार उसे मिल गई जेसिका की लाश, जिसे देखकर वो फिर से क्रॉल स्पेस में घुस गई। पर इस बार उसके पीछे गंथर भी अंदर घुस गया,
और अपनी सहूलियत के लिए उसने बढ़िया सा जुगाड़ बना रखा था जिससे उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। फिर भी जैसे तैसे उससे बच के लोरी वापस एटिक में जाकर छुप गई और मार्था ने भी उसे ज्वाइन कर लिया। दोनों बचने का रास्ता ढूंढ रही थी कि तभी अचानक उन्हें गंथर के चिल्लाने की आवाज आई। वो देखती है कि गंथर अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसकर मर चुका था, ऐसा उन्हें लग रहा था, जबकि असल में वो भी गंथर की चाल थी उन्हें इजी करने के लिए। रिलैक्स होकर दोनों गंथर के रूम में पहुंच गई तो पीछे पीछे गंथर भी आ गया, पर इस बार लोरी के हाथ लग गई गंथर की रिवॉल्वर जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी। गंथर आगे बढ़े जा रहा था इस उम्मीद में कि मौत आएगी तो ठीक है वरना लोरी मरेगी, और लोरी ट्रिगर दबाए जा रही थी जिसके चलते एक लौती गोली चल ही गई और गंथर हंसते हंसते मर गया अपनी मौत को स्वीकार करते हुए। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। मूवी आपको काफी अजीब लगी होगी, जैसे कि एक स्टाइलिश मूवी बनाई जा रही थी लेकिन बन नहीं पाई, और उसका पूरा श्रेय जाता है लीड एक्टर क्लॉस किंस्की को। इन्होंने सेट पे इतनी परेशानियां खड़ी कर दी थी कि मूवी बनाना मुश्किल और उनकी जान लेना आसान लगने लगा था। सीधा फैक्ट्स पे ही बात कर लेते हैं। ये मूवी अपनी स्टोरी के लिए फेमस नहीं है बल्कि इसे बनाते हुए जो हुआ था उसके लिए फेमस है। पहले तो ये मूवी नाजी के ऊपर होने ही नहीं वाली थी। ये एक वियतनाम वॉर से रिलेटेड स्टोरी होती जिसमें एक सोल्जर वापस अमेरिका आकर प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप के उसमें लोगों को कैद करता, ऐसा कुछ प्लॉट था। पर जब मूवी पिच की गई तब एम्पायर पिक्चर्स के प्रोड्यूसर चार्ली बैंड ने बोला कि इसे नाजी वाली स्टोरी बना दो, जिसके लिए डेविड श्मॉलर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब चार्ली बोले कि मैं तुम्हें क्लॉस किंस्की ला के दूंगा, जिनका बहुत बड़ा नाम था उस टाइम। बस क्लॉस किंस्की का नाम सुन के डेविड राजी हो गए, और जो भी नाजी वाला पार्ट है मूवी में वो सारा डेविड ने क्लॉस किंस्की के लिए लिखा था, कोई और एक्टर कभी दिमाग में था ही नहीं। पर क्लॉस किंस्की ने आकर डेविड के पूरे सपने की धज्जियां उड़ा दी। क्लॉस किंस्की खुद को बहुत बड़ा स्टार समझते थे, जो कि शायद वो होंगे भी, पर उसमें किसी और पे क्या एहसान। इससे पहले वो नॉसफेराटू द वैम्पायर में ड्रैकुला का रोल कर चुके थे और काउंट ड्रैकुला में रेनफील्ड का, इसलिए मूवी में चूहे हैं और वैम्पायर का भी जिक्र है। खैर शूटिंग स्टार्ट होते किंस्की ने ट्रबल चालू कर दिया था। उनके लिए जो कपड़े लाए गए थे वो उन्हें पसंद नहीं आए, इसलिए वो खुद जाके अपने लिए कपड़े खरीद के लाए, वो भी प्रोड्यूसर के पैसों से। और जब शूटिंग खत्म हो गई तो सारे कपड़े उन्होंने खुद रख लिए। मूवी में जितने कपड़े पहने हुए आपने उन्हें देखा सब उन्हीं के लाए हुए थे। तो पहला क्रिएटिव डिफरेंस तो यही हो गया, जिससे मूवी की लुक में एक मेजर डिफरेंस आ गया। डेविड फिर भी सह गए, लेकिन पहले दिन से किंस्की बाकी एक्टर्स और क्रू मेंबर्स के साथ झगड़ने लग गए थे, और झगड़ना मतलब के हाथापाई, सीधा मुक्के के लात। शूटिंग के पहले 3 दिन के अंदर किंस्की ने 6 फिस्ट फाइट शुरू की थी, जिस वजह से शूटिंग हो नहीं पाई और मूवी शेड्यूल से पीछे जाती गई। डेविड को जो सपना नजर आ रहा था वो नाइटमेयर बन चुका था। गिफ्ट सोचा था पर निकला कर्स। परेशानी में डेविड और प्रोड्यूसर चाहने लगे कि किंस्की को फिल्म से निकाल दिया जाए, लेकिन एम्पायर पिक्चर्स ने ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि मूवी में एक स्टार होना जरूरी था जिसे देखने लोग आएंगे। किंस्की के डेविड के साथ भी बहुत झगड़े हुए, क्योंकि किंस्की का ना तो बिहेवियर ठीक था और उनकी डिमांड्स भी कुछ अलग ही थी। सबसे बड़ी डिमांड थी कि डायरेक्टर बीच में बोलेगा नहीं। क्या नहीं बोलेगा? एक्शन और कट। अबे तो फिर बोलेगा क्या? सेट पे आके क्या करेगा? मूवी बना के क्या करेगा? इस हद तक किंस्की ने सबको बेबस कर दिया था। जब तक चाहूंगा जितना चाहूंगा शूट करूंगा, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। पूरी मूवी उन्होंने हाईजैक कर ली थी, और जो डायलॉग्स उन्हें बोलने के लिए दिए जाते थे समझ ही गए होंगे सब, वो उन्हें बोलते ही नहीं थे। जो मन में आया वो बोल दिया। कुछ इस तरह ये मूवी बनी है। मूवी के अंदर कई सारे सीन्स ऐसे हैं जिनकी कोई सेंस ही नहीं बनती, और वो इसीलिए क्योंकि किंस्की साहब ने वो लाइंस बोली ही नहीं जो सेंस डालती उस सीन में। इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था कि 13 साल बाद डेविड ने इस पे शॉर्ट फिल्म बना डाली, प्लीज किल मिस्टर किंस्की। और ये टाइटल एक रिक्वेस्ट थी जो क्रू मेंबर्स डेविड से किया करते थे कि इसे मार दो, बस हमारी जान छुड़वाओ, और बात सच में उसे मारने तक पहुंच गई थी। प्रोड्यूसर रॉबर्टो बेसी ने प्लान बनाया था कि किंस्की को मरवा देंगे। वो तो डेविड ने थोड़ी सेंस दिखाई, वरना कांड हो जाता। जब किंस्की को ये बात पता चली थी कि डेविड उन्हें मूवी से निकालना चाहता है, उसके बाद से किंस्की ने डेविड की लाइफ हेल बना के रख दी थी। पूरा आतंक ही मचा दिया था सेट पर। किंस्की का बर्ताव ऐसा ही रहता था। ये डेविड को पहले ही पता चल गया था कहीं से, पर डेविड ने सोचा कि ऐसी अफवाह होगी, बाद में खुद भुगतना पड़ा। 1991 में किंस्की की डेथ हो गई थी। तब तक डेविड उनकी हरकतों के बारे में हर जगह बताते रहे, और जब बता के थक गए तो 99 में शॉर्ट फिल्म बना डाली। पर किंस्की की एक बात थी, सोफी यानी टेन मैकुलर जब भी सेट पे रहती थी वो तमीज से पेश आते थे, क्योंकि वो सोफी के आगे नंबर बनाना चाहते थे। इसलिए डेविड टेन से रिक्वेस्ट किया करते थे कि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम सेट पर ही रहा करो, तभी ये ढंग में रहेगा। टेन मैकुलर डग मैकुलर की बेटी है, और ये उनकी पहली फिल्म थी, और पहली फिल्म में न्यूड सीन। उनके फादर इससे खुश नहीं थे, पर आगे फिर उनका करियर सारा ऐसा ही रहा। मूवी
मूवी का बजट था $1 मिलियन और कमाई इसकी पूछो मत, कमाई कर ही नहीं इसने। मूवी का जो सेट है वो ट्रोल से रीयूज किया गया है। ये थी इस मूवी की मेकिंग की दिलचस्प कहानी, जिसकी वजह से ये मूवी कल्ट क्लासिक बन चुकी है। मूवीज बनाने में ये सब भी होता है, बस आमतौर पर ये बातें बाहर नहीं आती। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी फोन में से झांकती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।